हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्यू सक्सेस जोन। आज से हम लोग बिहार सीजीएल का जो वैकेंसी आया है टोटल 2187 पोस्ट के लिए, उससे संबंधित हम सेट का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो प्रीवियस ईयर है उसका डिस्कशन करेंगे ताकि हम लोग को ये पता चल पाए कि किस पार्ट से कितना सवाल उठाए जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस हमारा इस प्रकार है कि सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान और गणित से टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 25 मैथ से पूछे जाते हैं और 25 जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। मानसिक क्षमता एवं जांच से कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक एक सही आंसर के लिए 4 अंक दिया जाएगा, जबकि एक गलत आंसर करने पर 1 अंकों की कटौती की जाएगी। और परीक्षा की जो अवधि निर्धारित किए गए हैं वो है 2 घंटे 15 मिनट। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि दुनिया का नवीनतम देश कौन है। तो जो दुनिया का जो नवीनतम देश है वो है दक्षिणी सूडान गणतंत्र। अगले सवाल पे आते हैं, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है। तो पूछा जा रहा है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है। तो ये है बिहार। बिहार का जो साक्षरता दर है वो है 63.82 है, जबकि सबसे ज़्यादा बिहार में जो साक्षर राज्य है वो है हमारा केरल और दूसरे नंबर पे आता है लक्षद्वीप। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आते हैं, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था। तो सम्राट अशोक ने जो 40 वर्षों तक भारत में राज किया उसके राजधानी का नाम था पाटलिपुत्रा। अगले सवाल पे आते हैं, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। तो ये नीतीश, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बिहार हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आसियान। तो आसियान 10 देशों का एक समूह है और इसका स्थापना जो हुआ था 8 अगस्त 1967 को हुआ था। आसियान से याद रखना है कि यह 10 देशों का समूह होता है और इसका जो स्थापना हुआ था 1967 में हुआ था और ये आसियान में बांग्लादेश शामिल नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं, उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे बिहार का एक ज़िला है सिवान। बिहार के सिवान ज़िला में एक गांव है जीरादेई गांव, वहीं से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। उस महान व्यक्ति का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था ये पटना में हुआ था, ये 1666 में हुआ था और गुरु गोविंद सिंह का जो मृत्यु हुआ था वह 1708 ईस्वी में हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। तो 1946 में जो मंत्री विभाग था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि के पद पर थे, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो विश्व का जो पहला देश था वो था न्यूजीलैंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की। तो इसका आंसर हो जाएगा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संधानीकरण। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, इच्छा मृत्यु का कानूनी रूप देने वाला देश निम्नलिखित में से कौन है। तो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला विश्व का जो प्रथम देश था वह था
नीदरलैंड। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। अगले सवाल पे आते हैं, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो दावोस एक शहर है स्विट्जरलैंड का। अगले सवाल पे आते हैं, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बाल वारकर कप प्रदान किया जाता है? तो ओलंपिक खेल में जो बाल वारकर कप जो होता है यह मुक्केबाजी के खेल में प्रदान किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल है कि प्राचीन नगर तक्षशिला जो है निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। अगले सवाल पे आते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, ये बिल्कुल सही कथन है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में हुआ है, तो ये भी कथन सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में हुआ है, इसका उद्गम आंध्र प्रदेश से नहीं हुआ, कर्नाटक से हुआ। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक से निकलती है, ये कथन बिल्कुल गलत है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में हुआ, ये भी कथन सही है। तो पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो गंगूबाई हंगल जो है एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। अगले सवाल पे आते हैं, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किनके अनुभवों पर आधारित है? तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगले सवाल पे आते हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। केंद्रीय जल और विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा खगड़वासला में स्थित है। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र के द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा उसे पकड़ा गया और मार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे को उसके मित्र मानसिंह के द्वारा धोखा मिला। मानसिंह क्या अंग्रेज के साथ मिलकर तात्या टोपे का हत्या करवा देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। अगले सवाल पे आते हैं, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1919 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कौन सा अधिवेशन था? ये लाहौर अधिवेशन था। अगले सवाल पे आते हैं, राजनीति निम्नलिखित में से राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? तो महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है ग्राम पंचायतों का स्थापना, और ग्राम पंचायतों का स्थापना आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। अगले सवाल पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है यह संबंधित है कांस्य युग से संबंधित है। अगला सवाल है कि भारत और चीन के बीच सीमा लगने वाली रेखा क्या है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा लगता है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो लगती है वो भारत और पाकिस्तान के बीच लगती है। डुरंड रेखा जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगती है। अगला सवाल है कि नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? तो सबसे पहले 4 दिया हुआ है, चारों का ईस्वी पहले लिखना है। तो
SLV3 ये जो लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च किया गया था कब? तो ये 1979 में। उसके बाद बांग्लादेश का 1971 में स्थापना हुआ था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था कब? तो ये बना था 1975 में। और पोखरण परीक्षण कब हुआ था? तो ये 1974 में हुआ था। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2 4 3 1। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो सबसे पहले देखेंगे भूमध्य रेखा क्या होती है। तो भूमध्य रेखा वो जो होती है पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से गुजरती है, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा विश्व के कुल 13 देशों से गुजरती है। और इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, चीनी तीर्थयात्री। अगला सवाल है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग भारत का भ्रमण किया था। तो भारत का जो भ्रमण किया था ह्वेनसांग, वे हर्षवर्धन के कार्यकाल में किया था। कब किया था? तो 629 AD में किया था। और वह कुल 15 वर्षों तक भारत में रहा था। अगले सवाल पे आते हैं, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो पूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया था वह किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगले सवाल पे आते हैं, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो स्थित है यह सतलज नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी क्या है? तो कल्हन द्वारा जो रचित है उसका नाम है राज तरंगिणी और यह कश्मीर के इतिहास का वर्णन करता है। अगले सवाल पे आते हैं कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय जो संस्थापक थे ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और ब्रह्म समाज को स्थापना किया गया था कब? 20 अगस्त 1828 को स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। उसके बाद आर्य समाज का हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज का हो जाएगा डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगले सवाल पे आते हैं, मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैगिनोट रेखा जो है वह फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। और इसका जो निर्धारण किया गया था 1930 में किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो सतलज नदी जो निकलती है ये चीन से निकलती है और राकसताल झील से निकलती है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है उसकी रूपरेखा को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन तैयार जो किया गया था ये पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें सबसे ऊपर में जो होता है, सबसे ऊपर में केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद होता है और नीचे क्या होता है? हरा होता है। बीच में क्या होता है? सफ़ेद रंग की पट्टी पर एक चक्र होता है और ये चक्र जो होता है यह नीले रंग का होता है। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रगान जो पहली बार गाया गया था ये 1911 को गाया गया था। ये कोलकाता अधिवेशन था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर पंडित बीसन नारायण धर के द्वारा किया जा रहा था। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। अगले सवाल पे आते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में जो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है उसे डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय फल आम।
अगले सवाल पे आते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को, जबकि विश्व में पूछा जाएगा कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक वैश्विक स्तर पे माना जाता है। अगला सवाल है, कि श्री कुमार बनर्जी, अगला सवाल है, श्री कुमार बनर्जी किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका संबंध है परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगले सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल है कि वह भारतीय टेनिस प्लेयर जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा अशोक अमृतराज। अगला सवाल है, लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लव शब्द जो है यह संबंधित है टेनिस खेल से। अगले सवाल पे आते हैं, वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये पेपर हुआ था 2011 में और करेंट अफेयर से सवाल पूछा गया था कि 2014 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वह कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये आयोजित हुआ था 2014 में स्कॉटलैंड में। अगले सवाल पे आते हैं, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन जो है यह मैसूर में स्थित है। मैसूर जो है एक कहाँ का जगह है? तो ये कर्नाटक का जगह है। कहाँ का है? तो कर्नाटक। अगले सवाल पे आते हैं कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो टेनिस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि डॉन कार्टर जो है यह रग्बी प्लेयर है, ग्रेग जॉन्स जो है यह फुटबॉलर प्लेयर है और जॉनी बेसमूलर जो है क्या है? तैराकी है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, CHR भारद्वाज राज्यपाल है, तो उस समय कर्नाटक के जो राज्यपाल थे उसका नाम था CHR भारद्वाज। अगला पोर्शन है विज्ञान एवं गणित। इसमें कुल 25 प्रश्न का हम लोग साइंस का जो 25 क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा H5N1। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का क्या अर्थ होता है? तो मोबाइल में जो सिम कार्ड होता है उसका अर्थ होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो रात्रि में जो सबसे ज़्यादा चमकता है वो होता है शुक्र। अगला सवाल है कि समुद्रीय शीतल पवन बहती है, तो समुद्रीय शीतल पवन जो बहती है वह दिन में भूमि से समुद्र की ओर बहती है। दिन में भूमि से समुद्र की ओर क्या बहती है? शीतल पवन बहती है। जबकि रात में पूछा जाए तो रात में क्या हो जाएगा? समुद्र से भूमि की ओर शीतल पवन बहती है। कब? तो रात में। अगला सवाल है यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? तो घड़ी क्या हो जाएगी? तो घड़ी सुस्त पड़ जाएगी। अगला सवाल है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्त प्रभावित होगा? तो कह रहा है कि जब प्रकाश का जो तरंग जो होता है कहाँ से? तो वायु से जब कांच में प्रवेश करेगी तो कौन इससे प्रभावित होगा? तो इसमें प्रभावित होगा दो चीज़, तरंगदैर्घ्य और वेग। आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति चेंज नहीं होगा। अगला सवाल है, एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष
आधा भाग जो है v2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? तो उस पिंड का जो औसत वेग हो जाएगा वो हो जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्या हो जाएगा? 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि एक्स रे किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी का जो परिमाण जो होता है उसकी कोटि समान होती है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य का जो आँख नेत्र जो होता है उसके रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, वह कैसा होता है? तो वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। कैसा हो जाएगा रेटिना पे प्रतिबिंब? तो वास्तविक होगा और उल्टा हो जाएगा। अगला सवाल है सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य होता है? तो क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का एक ही उद्देश्य होता है कि सेटिंग की दर को त्वरित करना। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है मीथेन। अगला सवाल है, इसमें मैथ का सवाल में थोड़ा त्रुटि है, यहाँ पे बट्टा होगा, यहाँ पे बट्टा, टोटल का बट्टा नहीं होगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2/3। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो पौधों में जो क्लोरोफिल बनाने के लिए जो सहायक तत्व होता है वो होता है मैग्नीशियम। अगले सवाल पे आते हैं, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर जो होता है उसका रीडिंग एक समान होता है, तो किस पे होता है? तो -40 पे होता है। -40 डिग्री पे क्या हो जाएगा? -40 डिग्री पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का रीडिंग क्या होता है? एक समान होता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक के रूप में जो कार्य करेगा वो होता है भारी जल, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है D2O। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि एस्बेस्टोस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो एस्बेस्टोस के कारण जो होने वाला प्रमुख रोग है वो है मेसेथेलियोमा। अगला सवाल है कि इंसुलिन उत्पादित होता है। तो इंसुलिन जो उत्पादित होता है वह पेनक्रियाज अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डियाँ होती है वह क्या होती है? तो वह फिबुला और टिबिया होता है। फिबुला और टिबिया होते हैं। और मनुष्य के पैरों में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। अगला सवाल है विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है वह होता है नाइट ब्लाइंडनेस। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि वायु का वेग संबंधित किससे है? तो वायु का वेग जो संबंधित होता है वह दाब प्रवणता से संबंधित होता है। अगला सवाल है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में जो रक्तचाप नियंत्रित होता है वह नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में वायरस जो होता है किससे संबंधित होता है? तो कंप्यूटर का जो वायरस होता है यह संबंधित होता है प्रोग्राम से। अगला सवाल है कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले सवाल पे आते हैं।
अगला सवाल है, अगला सवाल और ये अंतिम सवाल होगा कि वातावरण में प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस है। तो वातावरण में जो प्रचुर मात्रा में जो गैस होता है सर्वाधिक, वो होता है नाइट्रोजन। कितना होता है? 78%। कितना होता है? 78% होता है। जबकि ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन होता है 20.95। कितना होता है? 20 यानी कि 21%। तो इस तरीके से जो बिहार सीजीएल का जो प्रथम पेपर हुआ था, प्रथम स्नातक स्तरीय का जो पीटी हुआ था 18 दिसंबर 2011 को, उसके सभी महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर चुके हैं। और इससे ये पता चलता है कि किस सब्जेक्ट से कितना सवाल उठाया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप लोगों के पास आसानी से पहुंच पाए। धन्यवाद।